एक देश जिसे वनों का देश कहा जाता है, एक देश जिसे इसकी समृद्ध बायोडायवर्सिटी के कारण एक विशाल चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है, एक देश जहां पर इतनी ज़्यादा नेटिव स्पीशीज पाई जाती हैं कि उनकी गिनती लाखों में, जो यहीं पर डेवलप हुई है हजारों सालों के इवोल्यूशन के बाद, एक देश जहां पर इतने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं कि अगर उनका ठीक से दोहन किया जाए तो उनकी जो टोटल वैल्यू होगी वो तकरीबन 24 ट्रिलियन यूएस डॉलर के बराबर होगी, जो भारत की इकोनॉमी के 8 गुने के बराबर है। लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों की जिंदगी भारत के लोगों की जिंदगी से बहुत ज़्यादा कठिन है। पर कैपिटा की बात करें तो तकरीबन 3 गुना कम है। लोगों की जिंदगी सिंपल जरूरतों के लिए संघर्ष करते हुए ही बीत जाती है। मैं बात कर रहा हूँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की। ऑफकोर्स आपने इसका नाम कभी सुना होगा। जब भी लोगों को एग्जाम्पल देना होता है किसी गरीब कंट्री का तो दे टॉक ऑलवेज अबाउट द कॉन्गो। इसे शॉर्ट में DR कॉन्गो या DRC भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम ज़्यादातर इसे DRC नाम से ही बुलाएंगे। तो नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आज हम इस देश का एक कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी लोकेशन पे। ये है भारत, हमें इसके वेस्ट में चलना पड़ेगा। अब ये जो कॉन्टिनेंट आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल कान की आकृति जैसा, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट या महाद्वीप की कोई डेफिनेशन नहीं होती। अलग अलग सिविलाइजेशंस और साइंटिस्ट्स ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं अपने हिसाब से, लेकिन आम तौर पर जो आम राय है, महाद्वीप धरती का वो विशाल भूभाग होता है जिसकी सीमाएं स्पष्ट पहचानी जा सके। तो अब हम चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे, यानी DRC पे। तो ये जो सेंटर में आपको कंट्री दिखाई दे रहा है, आसपास की कंट्रीज से काफी बड़ा, ये है DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और इसके वेस्ट में जो दूसरा कंट्री है दैट इज रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, बस इनके नाम में कॉन्गो है बिकॉज ऑफ कॉन्गो रिवर जो कि इन दोनों से बहती है। अब हम इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो इसके नॉर्थ में है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सुडान और ऑफ कोर्स रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और इसके ईस्ट की कंट्रीज की बात करें तो युगांडा, रवांडा, बुरुंडी और तंजानिया है। साउथ में एंगोला एंड जाम्बिया है। आज जो इलाका DRC के नाम से जाना जाता है, वहाँ लगभग 90,000 साल पहले इंसानों के रहने के सबूत मिले हैं। आज से लगभग 3,000 साल पहले बंटू लोग मध्य अफ्रीका पहुंचे, जिसकी वजह से वहां पहले से रहने वाले शिकारी ग्रुप अब ईस्ट की तरफ सरकने लगे। लगभग 10वीं सदी आते आते बंटू किंगडम की स्थापना हो चुकी थी। 1870 में बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड सेकंड ने हेनरी मॉर्टन स्टैनली के नेतृत्व में कॉन्गो बेसिन के एक्सप्लोरेशन के लिए मिशन भेजा और 1885 आते आते लियोपोल्ड ने बर्लिन कॉन्फ्रेंस में कॉन्गो को ऑफिशियली अपनी कॉलोनी डिक्लेयर कर दिया। उसने उसे कॉन्गो फ्री स्टेट कहा। लियोपोल्ड के शासन में वहां बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो गया, जैसे समुद्र तट से राजधानी लियोपोल्डविल, जिसे वर्तमान में किनशासा कहा जाता है, तक रेल निर्माण। इन प्रोजेक्ट का मकसद ज्यादातर यही था कि खनिजों को कॉन्गो से एक्सट्रैक्ट करके यूरोप ले जाने के लिए यातायात मुहैया कराया जा सके। अगले लगभग 75 वर्षों तक बेल्जियम ने कॉन्गो को अपना उपनिवेश बनाकर रखा। यहाँ के लोगों का बहुत शोषण हुआ, लाखों लोग मारे गए, वह बहुत से लोगों को स्लेव बनाकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बेचा गया और फाइनली 30 जून 1960 को DRC आजाद हो गया। अगले कुछ वर्षों में राजनीतिक अव्यवस्था के कारण वहां के पहले प्रधानमंत्री पैट्रिक लुमुम्बा को मार दिया गया और तब सेना प्रवक्ता जोसेफ देसाई माबूतो ने कमान संभाली। धीरे धीरे वह तानाशाह बन गया। पूरे कॉन्गो में अब सिंगल पार्टी सिस्टम लागू कर दिया गया, जिसमें इलेक्शन में केवल एक ही कैंडिडेट खड़ा होता था और वो था माबूतो। 1965 में माबूतो ने कॉन्गो का नाम बदलकर, जो पहले रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो था आजादी के बाद, अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो रख दिया और उसने पूरे अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सी यात्राएं की और कॉन्गो के इन्फ्लुएंस को पूरे अफ्रीकन रीजन में बहुत हद तक फैला दिया। 1971 में इसका नाम रिपब्लिक ऑफ जायरे रख दिया। 1996 में रवांडा से युद्ध के बाद उसे पद से हटना पड़ा। नाइजीरिया की भांति ही कॉन्गो को भी अफ्रीकन रीजन का नॉन परफॉर्मिंग जायंट कहा जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट ज्योग्राफी। कॉन्गो पूरी तरह से विषुवतीय प्रदेश में स्थित है और यही कारण है कि यहाँ उष्णार्ध जलवायु पाई जाती है। अतः यहाँ घनी वनस्पतियाँ मिलती हैं। ये पूरा का पूरा इलाका सदाबहार वर्षा वनों से ढका हुआ है, जिनकी पत्तियां वर्ष भर एज इट इज रहती हैं। इन वर्षा वनों के दोनों ओर सवाना घास भूमि फैली हुई है। कॉन्गो में अधिक घने जंगल के कारण अधिक वन्य जीव विविधता भी पाई जाती है। इसका क्षेत्रफल लगभग 24 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, जो भारत का क्षेत्रफल जो कि 32 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, उसका लगभग 3/4 है।
अफ्रीका महाद्वीप के क्षेत्रफल की बात करें तो ये एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया और इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा देश है वो है DRC। इसकी भूमध्य रेखीय अवस्थिति के कारण यहाँ 2000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है जो कोंगो नदी में जल का एक प्रमुख स्रोत है। अब हम बात करेंगे कोंगो रिवर के बारे में। हम डिटेल में जानेंगे इसके बारे में कि इस नदी का पूरे कोंगो महाद्वीप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले पुराने ज़माने में इसे जायरे नाम से जाना जाता था और पूरे कोंगो देश को भी इसी नाम से जाना जाता था। इस नदी की लंबाई करीबन 4700 किलोमीटर है जो कि नील नदी के बाद अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसके जल प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो कोंगो नदी बेसिन अमेजन नदी के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बेसिन है। इसे दुनिया की सबसे गहरी नदी का खिताब हासिल। इसकी गहराई लगभग 220 मीटर है। ये पूर्वी रिफ्ट पहाड़ियों से निकलती है और अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। कोंगो नदी बेसिन अफ्रीका के लगभग 13% क्षेत्र में फैला है। ये लगभग 40 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के बराबर है जो कि भारत के क्षेत्रफल से भी बड़ा है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी नौकागम्य नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इस पे 2 प्रमुख जलप्रपात है, स्टैनले और लिविंगस्टोन। अब हम बात करेंगे फ्लोरा एंड फ्यूना की। यहाँ पर बहुत अधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। यहाँ पर कुछ रेयर स्पीसीज पाई जाती हैं एनिमल्स की जो दुनिया में बहुत ही रेयर हैं और केवल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही पाई जाती हैं और खास तौर से इस पर्टिकुलर इलाके में। उनमें से कुछ एग्जांपल के लिए गोरिल्ला, अफ्रीकी जंगली हाथी, ओकापी, व्हाइट राइनो एटसेट्रा। यहाँ पर जो गोरिल्ला पाया जाता है वो एशिया में पाए जाने वाले गोरिल्ला से काफी डिफरेंट होता है। इसकी छाती तकरीबन सफेद कलर की होती है। ये एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है। यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध नेशनल पार्क्स हैं और उन्हीं में से 5 नेशनल पार्क्स ऐसे हैं जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा यूनेस्को द्वारा दिया जाता है और इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इन नेशनल पार्क्स के नाम हैं गरुम्बा नेशनल पार्क, विरुंगा नेशनल पार्क, फुजी, ओकापी नेशनल पार्क और सरंगा नेशनल। अब हम बात करेंगे इसकी इकोनॉमी की। इसकी करेंसी की बात करें तो वो है कोंगोलीज फ्रैंक। इसकी नॉमिनल GDP तकरीबन 77 बिलियन US$ के बराबर है और पर कैपिटा काफी लो है। DRC नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है। यहाँ दुनिया का 70% कोल्टन, 30% डायमंड, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, गोल्ड आदि कीमती खनिज भंडार मौजूद है। कोल्टन, इसे टेंटेलाइट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक अयस्क है जिससे नायोबियम और टेंटलम जैसे कीमती रेयर अर्थ मिनरल्स निकाले जाते हैं। टेंटलम का प्रयोग मोबाइल फोन, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले टेंटलम कैपेसिटर बनाने में होता है। इतने विशाल खनिज भंडार होने के बावजूद भी DRC धरती पर मौजूद सबसे गरीब देशों में से एक माना जाता है। माइनिंग की बात करें तो DRC की इनकम का ज्यादातर हिस्सा माइनिंग से ही आता है। DRC दुनिया में कोबाल्ट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। यहाँ विश्व के कुल खनिज कोबाल्ट भंडारों का 60% मौजूद है और इसका भी ज्यादातर हिस्सा यहाँ मौजूद कटंगा प्रोविंस के दक्षिणी भाग से निकाला जाता है। कटंगा प्रोविंस फेमस है यहाँ पर मौजूद बड़ी बड़ी रिफाइनरीज के लिए, जहाँ पर इस कोबाल्ट को एक्सट्रैक्ट करके विश्व के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। कोंगो दुनिया में तांबा के लिए भी बहुत ज्यादा जाना जाता है। यहाँ पर मौजूद लुबिम्शी नामक शहर वर्ल्ड कॉपर कैपिटल के नाम से प्रसिद्ध है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डायमंड प्रोड्यूसर कंट्री भी है। इसके अलावा यहाँ सोना, मैंगनीज, कैडमियम, यूरेनियम और पेट्रोलियम आदि भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। 1945 में यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पे जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था उसमें प्रयोग होने वाला यूरेनियम भी यहीं की खानों से निकाला गया था। मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, इसलिए इसका ज्यादातर इलाका सघन वनों से ढका हुआ है। इसके अलावा भी यहाँ पर मौजूद कोंगो नदी बेसिन की वजह से इस पूरे महाद्वीप का जो टेरेन है वो बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है और यही कारण है कि यहाँ पर रेल, रोड या हाईवेज वगैरह बनाना बहुत ही ज्यादा कठिन है। इसीलिए यहाँ पर ज्यादातर यातायात बाई, बोट या फिर नाव के द्वारा किया जाता है। ऊर्जा के क्षेत्र की बात की जाए तो यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोंगो रिवर सिस्टम अकेले ही पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई देने में सक्षम है। इसके बावजूद भी DR कोंगो की आबादी का लगभग 15% ही बिजली प्राप्त कर पाता है और आज भी यहाँ पे लोग ज्यादातर जो ईंधन इस्तेमाल करते हैं वो कोयला या कच्चा तेल ही है। करंटली DR कोंगो में 25 प्रोविंसेस हैं। इसके अलावा राजधानी किनशासा भी एक सिटी प्रोविंस का दर्जा रखती है। इंडिपेंडेंस के बाद से अब तक कोंगो का संविधान कई बार बदला जा चुका है। इस देश में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं देखी है। आज़ादी के बाद से ही यहाँ तानाशाहों ने शासन किया, साथ ही गृह युद्ध भी होते रहे।
लेकिन फाइनली 2006 में वहाँ एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम वाले संविधान को लागू किया गया, जो अब तक ठीक से चल रहा है। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में पावर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच डिवाइडेड होती है। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट में मेजोरिटी सीट्स पाने वाली पार्टी से अपॉइंट करता है। एग्जाम्पल के लिए आप भारत या फिर फ्रांस के सिस्टम को देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन की। यहाँ की आबादी लगभग 9 करोड़ है। इसमें मेजोरिटी लोग बंतू पीपल हैं। इन्हें कॉन्गो पीपल भी कहा जाता है। वैसे डीआरसी में 200 से ज्यादा एथनिक ग्रुप्स मौजूद हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट लैंग्वेज। फ्रेंच यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, बिकॉज बेल्जियम की ऑफिशियल लैंग्वेज ही फ्रेंच है और 200-300 साल शासन किया, इसकी वजह से इनकी लैंग्वेज भी यही हो गई। लेकिन यहाँ तकरीबन 242 भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें से ज्यादातर यहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन द्वारा बोली जाती है। अब हम रिलीजन की बात करेंगे। 94% से ज्यादा लोग क्रिश्चियनिटी फेथ को फॉलो करते हैं और कुछ लोग इंडिजीनियस रिलीजन को और बाकी इस्लाम को फॉलो करते हैं। अंत में हम बात करेंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीआरसी फॉर इंडिया, यूएस, चाइना एंड अदर कंट्रीज। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि डीआरसी में विशाल खनिज भंडार मौजूद हैं। एग्जाम्पल के लिए हम कोबाल्ट को लेते हैं। कोबाल्ट ये एक स्ट्रेटेजिक क्रिटिकल मेटल है जो कि बहुत सी इंडस्ट्रियल और मिलिट्री एप्लीकेशंस में यूज होता है। इसके अलावा कोबाल्ट का सबसे ज्यादा यूज एज अ सुपर अलॉय होता है। व्हाट इज सुपर अलॉय? सुपर अलॉय इज यूज्ड टू मेक जेट इंजन्स, मशीन टूल्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स एटसेट्रा। इसके अलावा कोबाल्ट को एज अ ड्राई एजेंट, एज अ कैटलिस्ट और इलेक्ट्रिक बैटरीज बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जैसे पेट्रोलियम खत्म होता जा रहा है, ज्यादातर देश अब रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कर रहे हैं और इसलिए पावर स्टोरेज के लिए बैटरीज की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। इस डिमांड को देखते हुए पिछले कुछ सालों में चाइना ने कॉन्गो में बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है। यूनाइटेड स्टेट्स अपने मिलिट्री हितों की रक्षा के लिए कॉन्गो में एक स्पेशल टास्क फोर्स बना रहा है ताकि कभी भी जो उसके मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग ना रुके। इसी को देखते हुए हम समझ सकते हैं कि कॉन्गो की इंपॉर्टेंस कितनी है और फ्यूचर में यह कितनी बढ़ेगी। थैंक यू।